दो चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थीं, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा हार और पैसे लेकर खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके 2 अंडे हुए, जिन्हें देख कर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। आहा, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव! ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से एक हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर,
तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो? तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओह नहीं नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है। नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे। तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ। उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है। जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। एक दिन लाला जी की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। लाला जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दुकान को 3-4 दिन के लिए ताला लगा दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देखो सुधा, बस बहुत हुआ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बीमारी। डॉक्टर ने कहा है बस 1 हफ्ता आराम करोगी तो तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी। और हाँ, घर का सारा काम अब मैं देख लूँगा, तुम बस आराम करो, ठीक है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ, धीरे धीरे आराम भी आ जाएगा। आप अपना नुकसान मत कीजिए लाला जी, दुकान जाइए। मैंने कह दिया ना सुधा, आज से तुम पलंग से नहीं उठोगी। जो भी घर का काम है मैं खुद करूँगा। लाला जी को अपनी पत्नी को प्यार जताने का ये अच्छा मौका मिला था। यूँ तो लाला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो नौकर चाकर रखकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये सारा काम खुद करे। अरे बाप रे बाप सुधा, पूरे आंगन में झाड़ू लगा कर आ रहा हूँ। कैसे करती हो तुम ये सब? आप ये क्या कर रहे हैं? लोग देख लेंगे। अरे छोड़िए ना। अरे सुधा, जाओ ना, लेट जाओ। मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो, मैं अभी नाश्ता बना कर लाता हूँ। लाला जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो खाना बनाने की एक किताब बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे देख देख कर जैसे तैसे खाना बनाते हैं। 1-2 दिनों तक तो लाला जी कच्चा खाना ही बना पा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें खाना बनाना आ गया। आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है जी। कल की रोटियां तो कच्ची थी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। सच कह रही हूँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम भली चंगी हो जाओ। काम का क्या है, 2 दिन बाद भी दुकान खोलूंगा तो अच्छी चलेगी। हमारी बरसों की पुरानी मेहनत है। भला अगर शरीर ही ठीक ना हो तो काम का क्या करूँगा? तुम्हारी सेहत ठीक रहनी बहुत जरूरी है सुधा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो घर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पाठ रखवाती है और उस पूजा का प्रसाद दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, अरे वाह लाला जी, आपके यहाँ का प्रसाद तो साक्षात देवी को पसंद आए ऐसा बना है। मान गया, आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लाला जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। मिट्टी का गधा। राजू के पिताजी शहर में काम करते थे।
एक दिन वो 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव वापस लौटते हैं और अपने बेटे राजू के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लास्टिक का खिलौना लेकर आते हैं। राजू को खिलौना बहुत पसंद आता है। उसके पिताजी 2 दिन के बाद फिर से शहर लौट जाते हैं। राजू सारा दिन उस गधे से खेलता था। माँ देखो ना, ये गधा कितना खूबसूरत है। पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाए हैं। ये खिलौना देख देख कर मैं सारा दिन खेल सकता हूँ। अच्छा चल आके खाना खा ले, कल फिर से खेल लेना। राजू अपने गधे के साथ सो जाता है। अचानक रात में बहुत तेज तूफान आता है। पलंग से उसका गधा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। राजू जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी देखो ना, पिताजी जो मेरे लिए तोहफा लाए थे वो टूट गया। ये प्लास्टिक का था। माँ मैं क्या करूँ? राजू की माँ उसे चुप कराती है, बहुत समझाती है, लेकिन राजू रोने से बाज ही नहीं आता। अगले दिन वो अपने आंगन में बैठा बैठा अपने गधे के बारे में सोच सोच कर रो रहा था। माँ मैं किससे खेलूंगा? मुझे तो उस गधे से प्यार हो गया था। उसके सिवा अब और कोई अच्छा नया खिलौना मेरे पास नहीं है। अरे बेटा चिंता क्यों करता है? ये ले, तू अपनी ड्राइंग की कॉपी और पेंसिल ले और उसका चित्र बना और उसे अपने पास हमेशा रखना। धीरे धीरे करके राजू एक चित्र बनाता है, हूबहू अपने गधे जैसा। उसे काट कर वो अपने पास रखता है, लेकिन एक दिन फिर से आंधी आती है और वो कागज उड़ जाता है। हाँ माँ, मेरा वो कागज का गधा उड़ गया। मैं क्या करूँ? अरे अरे, अब तो तुझे गधा बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ले ले, इससे जरा बनाकर तो देख। राजू धीरे धीरे कई दिनों तक उस मिट्टी से गधा बनाने की कोशिश करता है। 1 हफ्ते के बाद राजू कामयाब हो जाता है। अब उसके पास मिट्टी का हूबहू गधा था, जो पहले प्लास्टिक का था और फिर कागज का। उसकी माँ यह देखकर हैरान रह जाती है। अरे राजू, इतना खूबसूरत गधा! अरे मेरे बच्चे, तेरे हाथ में तो जादू है। अब तो तुझे तेरे पिताजी के साथ बड़े होकर शहर भेज दूंगी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो मूर्तियाँ बनाना सिखाते हैं। तेरे हाथ का जादू देखकर तेरे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। अब राजू का गधा कभी नहीं टूटता। और माँ, एक और अच्छी बात हुई है। अगर ये टूट भी गया तो मुझे अब गधा बनाना आता है। बिल्कुल, देखा, अगर कोई चीज हमसे दूर हो जाए तो कहीं न कहीं उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही छुपा होता है और वो समय के साथ हमारे सामने आ जाता है।